सभी को नमस्कार। विद्युत धारा, स्थिर विद्युत और प्रतिरोध की हमने अब तक काफ़ी बात की, किस तरह से प्रतिरोधों का संयोजन होता है वगैरह, वह कुछ बात की थी हमने। अब आगे बात करते हैं। दैनिक जीवन में ये प्रतिरोधों के प्रयोग वगैरह, विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत धारा पढ़ चुके हैं। अब आगे प्रतिरोध व दैनिक जीवन में विद्युत उपकरण, सेल आदि इनकी बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा वही चल रहा है। विद्युत आवेश वगैरह सब पढ़ चुके हैं, विद्युत पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध की भी बात कर चुके हैं। अब ये जो प्रतिरोध होते हैं, पदार्थ का गुण है धारा के बहने का विरोध करता है प्रतिरोध। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा घर, ऑफिस, कुछ भी, बाहर इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है जहां से तार के द्वारा ये बिजली हमारे घर तक आती है। हमारे घर में सबसे पहले यहाँ पर इसका मुकाबला होता है या इसको मिलता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर वगैरह, बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, और यहाँ पर हम जो मुख्य परिपथ होता है वहां पर हम कुछ देखते भी हैं, छोटे छोटे स्विचेस लगे हुए रहते हैं जिन्हें मिनिएचर सर्किट बोर्ड या एमसीबी कहते हैं, या फिर नीचे ये प्लग जैसे यानी फ्यूज लगा रखे होते हैं। अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं, जैसे नाम से स्पष्ट हो गया होगा, फ्यूज तार या फ्यूज वायर। क्या काम है इसका? देखो, फ्यूज वायर एक तरह से क्या है, सुरक्षात्मक युक्ति है। सुरक्षात्मक युक्ति कैसे कि यहां से जब ये बिजली आपके घर में आ रही है, यहां से जाकर ये बल्ब से जुड़ रही है, पंखे से जुड़ रही है, और भी कोई उपकरण है, टीवी, फ्रिज वगैरह, उनसे जाकर जुड़ रही है, उनसे जाकर जुड़ती है। अब गलती से गलती से, किसी की भी गलती हो सकती है, अगर यहां पर जो धारा थी ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज वाली या अधिक मान की धारा आ गई, मान लिया, यानी वैसे तो कितना आना चाहिए, 220 वोल्ट की धारा आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस गलती से बहुत तेज धारा आ गई तो ये धारा यहां पर पहुंचकर हमारे ये सारे उपकरणों को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। भाई हाई वोल्टेज का करंट आ गया तो हमें तो 220 वोल्ट चाहिए था, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो हो सकता है ये सारे उपकरण खराब हो जाए। तो इनको खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो ये हाई पावर वाला या हाई वोल्टेज वाला जो करंट आ रहा है इसको रोकना पड़ेगा। अब इसको कैसे रोक सकते हैं, वो तो पता नहीं कब आ जाएगा, यहाँ से पता लगे कोई ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई तो हाई वोल्टेज का करंट सीधा दौड़ता हुआ इधर आ गया। अब हमें क्या पता चला कि कब वो हो सकता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लगाते हैं फ्यूज तार। ये फ्यूज तार का काम ही क्या है कि जैसे ही हाई वोल्टेज वाला करंट आया तो तुरंत ये यहां पर, इसकी आंतरिक संरचना बताता हूं, इसमें इस तरह से कुछ वायर लगा हुआ रहता है। ये इस तरह से मान लीजिए वायर लगा हुआ रहता है। अब जैसे ही हाई वोल्टेज का करंट आएगा ना, ये वायर क्या होता है, टूट जाता है। और इस वायर के टूटने से क्या होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं जैसे कोई परिपथ बनाता हूं, मान लीजिए ये सिंपल परिपथ है कि कोई
विद्युत युक्ति लगा रखी है, ये बैटरी है और ये परिपथ है। अभी ये परिपथ पूरा बंद है। अगर मैं इस परिपथ को यहां से तोड़ देता हूं तो ध्यान रखना, जब परिपथ खुला होता है तो धारा नहीं बहेगी, चाहे कितना ही वोल्टेज आ जाए। अगर ये यहां पर स्थित ये जो वो फ्यूज वायर थे, अगर ये इस तरह से फ्यूज वायर टूट गया तो फिर वो धारा यहीं रह जाएगी, अंदर नहीं आएगी। हालांकि हमारे घर की लाइट चली जाएगी, लेकिन ये सारी युक्तियां बची हुई रह जाएंगी। मतलब एक बात तो तय है कि जैसे ही हाई वोल्टेज करंट आए इसका टूटना जरूरी है। अब ये टूटता क्यों है, कैसे टूटता है? जब तेज या अत्यधिक हाई वोल्टेज वाला करंट जब आता है, आपको भी पता है, जब ज्यादा धारा आएगी तो वह तार ज्यादा गर्म होता है। और ये जो फ्यूज वायर होता है, यहां पर ये जो फ्यूज वायर होता है, ये फ्यूज वायर ऐसे पदार्थ का बनाते हैं हम, जो कि जैसे ही तेज धारा आए गर्म होकर पिघल जाए और टूट जाए। गर्म होकर पिघलना यानी जिसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कम हो। यानी अगर मैं इसकी बात करूं फ्यूज टायर, तो इसके गुण कैसे होना चाहिए कि इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए कम। गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए क्या? कम। ये कम होना चाहिए, लो। क्योंकि अगर ज्यादा होगा ना तो बहुत ज्यादा तापमान आएगा, यानी बहुत ज्यादा धारा आएगी, तब जाकर वो पिघलेगा। जब तक तो हमारे सारे वो अंदर वाले उपकरण नष्ट हो जाएंगे ना भाई। इसलिए गलनांक इसका क्या होना चाहिए? कम। फिर एक और बात भाई, अगर इस तार का, जो जिसका भी ये तार बना हुआ, अभी इसकी बात करते हैं, अगर ये तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या होगा? धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। अब अगर इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो ये जो उच्च धारा आ रही थी इसको बहने से रोकने का काम भी यही करेगा। और जब प्रतिरोध ज्यादा होगा ना तो वो जल्दी गर्म भी होता है। यानी गलनांक तो इसका क्या होना चाहिए? कम, जबकि इसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, क्या होना चाहिए? ज्यादा। ये ज्यादा होना चाहिए। ये तो अब हम कह सकते हैं क्या कि अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा, कोई हमें ऐसा एक पदार्थ मिल जाए जिसका गलनांक तो हो कम और प्रतिरोध ज्यादा होगा, ऐसा हम मिश्रण देखते हैं लेड या सीसा 37% और इसके साथ 63% होता है टिन। सिक्सटी 63% टिन और लेड होता है 37%। ये दोनों मिलेंगे, फ्यूज तार बनता है। ये फ्यूज तार की विशेषताएं हमने देखी, गलनांक होना चाहिए कम और प्रतिरोध होना चाहिए ज़्यादा, तभी ये जो सुरक्षित धारा ही प्रवाहित होगी। ज़्यादा अगर हाई वोल्टेज आ गया तो ये तुरंत टूट जाएगा। आपके घर के भले ही लाइट चली जाएगी लेकिन ये सुरक्षित रहेंगे। अब कई बार क्या करते हैं कि गांव वगैरह में वह कॉपर का वायर लेकर उसको फ्यूज तार को बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें हमें ही खतरा है। हमें ही खतरा है। हम वो तार बांध तो देते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार ये ज़्यादा मोटा तार बन गया जिसका गलनांक वगैरह इतना नहीं था, कम, तो क्या होगा? वो तार टूटेगा नहीं फिर। इसलिए ये विशेषताएं ध्यान रखना। क्वेश्चन सीधा यही आता है कि फ्यूज तार किसका बना होता है। ये कंपोजिशन पूछ लेते हैं, इसका संगठन पूछ लेते हैं और विशेषताएं पूछ लेते हैं कि गलनांक, प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। तो ये हमने एक बात की फ्यूज तार की, प्रतिरोध पर आधारित। ठीक है, आगे और बात करें। जैसे हम बात करते हैं, उसी में आगे पॉइंट लिख पा रहा हूं, हीटर हीटर में प्रयुक्त तार। जैसे अगर मैं हीटर में तार की बात करूं
आप हीटर को इस तरह से ऊपर से देखते हैं, ठीक है। तो इस हीटर में हम देखेंगे ये इस तरह से, और इस हीटर के अंदर हम देखते हैं कॉइल जोड़ रखी होती है। ये मैं तो टेढ़ी बना रहा हूं, ठीक है। सीधी सीधी कॉइल्स जोड़ रखी होती हैं, ये तार जो होता है इस तरह से हीटर का तार होता है, गर्म होता है, और ये जब हम इससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अब देखो इस तार की भी विशेषताएं होनी चाहिए। तार बहुत गर्म हो जाता है, अगर इसका गलनांक कम होगा तो जैसे ही गर्म हो जाएगा टूट जाएगा, और ऐसा हम नहीं चाहते भाई। फ्यूज तार तो टूटता तो हमारा फायदा था, हीटर का तार टूटेगा तो हमारा नुकसान होगा, नया तार बनवाना पड़ेगा। तो जो हीटर में प्रयुक्त तार, इसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, सॉरी इसका गलनांक, सबसे पहले तो गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, प्लस ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, प्लस ज्यादा होगा तभी, भले ही कितनी देर तक गर्म करोगे ये पिघल कर टूटेगा नहीं, ज्यादा होना चाहिए। फिर बात करते हैं इसका प्रतिरोध। भाई अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा आसानी से प्रवाहित होगी, धारा के बहने का विरोध नहीं होगा, और जब धारा के बहने का विरोध नहीं होगा तो ऊष्मा कम प्रयुक्त होती है। जैसे ध्यान रखो भाई कि जब धारा के बहने का विरोध ज्यादा होगा तार में, तो ऐसे में क्या होगा, धारा का अधिकांश भाग, भी धारा तो आ रही है लेकिन उसको बहने से रोका जा रहा है, तो अधिकांश जो धारा का भाग होता है वो ऊष्मा में बदल जाता है। तभी तो ये यहाँ पर हम देखते हैं अत्यधिक ऊष्मा देता है। यानी इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, प्रतिरोध भी ज्यादा, गलनांक ज्यादा, प्रतिरोध भी ज्यादा, और ऐसा तार हम देखते हैं नाइक्रोम से बना होता है, निकिल एवं क्रोमियम, निकिल व क्रोमियम से मिलकर बना तार नाइक्रोम का होता है। फिर अगर मैं बात करूं, कई बार जैसे हम कहते हैं 2 ओम का, 4 ओम का, 5 ओम का प्रतिरोध, लेकिन वह प्रतिरोध एग्जैक्टली कितना ये नापने के लिए हम प्रतिरोध बॉक्स यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में, वैसे तो ये प्लास्टिक का मार्कर है, मान लेते ये कोई लोहे का तार होता, मान लेते मुझे इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से, या कोई भी प्रतिरोध मुझे मिल जाए कि ये कितने ओम का प्रतिरोध है, ये हम प्रतिरोध बॉक्स से ज्ञात करते हैं। मानक प्रतिरोध होते हैं, उनकी जगह इनको फिट करते हैं, कुंजी वगैरह की सहायता से पता कर लेते हैं कि कितना प्रतिरोध है। तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स जो होता है, उसमें जो प्रतिरोध लगे हुए रहते हैं, कुछ प्रतिरोध ऑलरेडी उसमें लगे हुए रहते हैं, उन प्रतिरोधों का निर्माण विशेष मिश्र धातुओं जैसे मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन से होता है, जिनका प्रतिरोध ताप पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करता। यानी कह सकते हैं कि तापमान के साथ उनका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। तो हीटर में प्रयुक्त तार के बाद एक और आपको लिखवा देता हूं कि प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स में प्रयुक्त होने वाले मानक प्रतिरोधों का निर्माण
ऐसे पदार्थों से किया जाता है जिनके प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव न पड़े। जैसे मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन। मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन, इनके जो प्रतिरोध या इनसे बने हुए प्रतिरोध होते हैं वो तापमान बढ़ाने पर भी उनके प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं आता। अगर मैं बात करूं मैंगनीन कॉपर, मैंगनीज और निकल से बना, जबकि कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकल से बना। भाई कॉन्स्टेंटन तो कॉपर प्लस निकल से बना, जबकि मैंगनीन कॉपर, मैंगनीज और निकल से मिलकर बना। ये सभी भाई जो हम प्रयुक्त करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं प्रतिरोधों की। अब फिर हम विद्युत बल्ब की बात कर लेते हैं। तो विद्युत बल्ब आजकल तो फिर भी वो पीले पीले वाले बल्ब कम दिखते हैं, आजकल ज़्यादा एलईडी, ट्यूबलाइट वगैरह दिखते हैं। बट जो विद्युत बल्ब होते थे क्या, आजकल भी होते हैं लेकिन कम दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो ये वायर बना होता है, जो ये ट्विस्टेड वायर मैंने ये बनाया, ये वायर यानी इसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन से बना, जिसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, प्रतिरोध व गलनांक दोनों ज्यादा। ठीक है। तो ये प्रतिरोधों का कहाँ कहाँ किस किस तरह से उपयोग करते हैं, कब गलनांक ज़्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए, कब उनके प्रतिरोध की बात करते हैं ज़्यादा या कम होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से देखो, ये मैंने हीटर ऊपर से बताया। ठीक है, ऐसा मत सोचना सर ऐसा कौन सा हीटर होता है, हीटर को ऊपर से देख रहे हो, उसमें इस तरह से कॉइल बंधी हुई रहती है। खैर आगे बात करते हैं फिर एक और यहां पर हम दैनिक जीवन में ही प्रयोग की बात करें तो यहां पर अब आ जाता है सेल। ठीक है, सेल या बैटरी की बात करते हैं। सेल या बैटरी कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की युक्ति ये क्या है, सेल या बैटरी। जब हम सेल को देखते हैं, जैसे दो टाइप के सेल मेनली हम हमारे आसपास देखते हैं।
एक तो हम देखते हैं हमारे टीवी रिमोट में, या घड़ी के सेल घड़ी में भी प्रयुक्त होते हैं, या कोई भी रिमोट कंट्रोल वगैरह में जो सेल घड़ी वगैरह में प्रयुक्त होते हैं, वे कैसे हैं? प्राथमिक सेल हैं। यानी एक बार यूज कर लिया, सेल डिस्चार्ज हो गया, अब इस सेल को फेंक दो। यानी उसकी सारी रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी, वो डिस्चार्ज हो गया। लेकिन हम हमारे मोबाइल की बैटरी की बात करें, मोबाइल में, तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद हम वापस चार्ज कर लेते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा जब उससे देते हैं तो वापस उसकी रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी बैटरियां या सेल दो प्रकार के, एक जिनको हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, सिंगल यूज वाले, डिस्चार्ज होने के बाद वापस आवेशित नहीं कर सकते, जैसे साधारण सेल, डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल, ठीक है, डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल, शुष्क सेल, साधारण वोल्टीय सेल, ये सभी किसके उदाहरण हो गए? प्राथमिक सेल के, जो कि एक बार ही प्रयुक्त होते हैं। द्वितीयक सेल की बात करता हूं मैं, सेकेंडरी सेल, तो ये ऐसे सेल हैं जिनको, या बैटरी, ऐसी बैटरी है जिनको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वापस चार्ज कर सकते हैं। और ऐसे सेल या बैटरी क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे हम बात करें सीसा संचायक सेल, आजकल जो मोबाइल्स वगैरह में बैटरीज आती, लिथियम आयन बैटरीज आती हैं, या हम बात करें नीफे सेल की, ये सभी किसके उदाहरण हैं? द्वितीयक सेल के, जो कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वापस चार्ज किए जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रयोग में लाने के आधार पर लाने व पुनः चार्ज या आवेशित कह सकते हैं, पुनः चार्ज या आवेशित करने के आधार पर सेल दो प्रकार के, सेल दो प्रकार के कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूं प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और एक तरफ हो जाएंगे द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल एंड द्वितीयक सेल, इनकी बात करें प्राथमिक सेल में लिख सकते हैं कि ये सेल एक बार प्रयोग में लेने के बाद पुनः आवेशित नहीं होते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं द्वितीयक सेल की, तो ये सेल प्रयोग में लेने के बाद पुनः आवेशित किए जा सकते हैं, या पुनः आवेशित कर प्रयोग में लाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक, अगर मैं इसकी बात करूं प्राथमिक सेल में, तो ये प्राथमिक सेल क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा तो देते हैं, ठीक है,
जबकि इधर बात करूं मैं, ये भी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर देखते हैं। विद्युत ऊर्जा, और कैसे देखो, अब अंतर देखना। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यानी जब हम इनको प्रयोग में लाते हैं, यानी इनका निरावेशन होता है, तब तो ये होता है। रासायनिक ऊर्जा बदलती है विद्युत ऊर्जा में, और जब हम इनका आवेशन करते हैं यानी चार्ज करते हैं इनको, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगी, वापस रासायनिक ऊर्जा में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सेल अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, जबकि ये एक ही डायरेक्शन में होती है। तो ये जो बात है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि सेल अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय, ठीक है, इरिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल, केवल एक ही डायरेक्शन में होती है। जबकि यहां पर बात करें कि सेल अभिक्रिया उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय, ठीक है। जब चार्ज होगा तब ये रासायनिक ऊर्जा से, चार्जिंग के टाइम विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, जैसे ही आपने प्लग डाला फोन का चार्जर, आपकी फोन की बैटरी चार्ज हो गई, ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा किसके रूप में संचित हो गई, रासायनिक ऊर्जा में। और जब भी उसको प्रयोग में लाओगे तो उसकी रासायनिक ऊर्जा वापस किस में कन्वर्ट होगी, विद्युत ऊर्जा में, निरावेशन के दौरान। उदाहरण लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल में, साधारण सेल, लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल। जबकि उधर बात करें द्वितीयक सेल में, इसके एग्जाम्पल सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, नीफे सेल, लिथियम आयन बैटरी, जो कि आजकल मोबाइल में ज़्यादातर उपयोग की जा रही है। प्राथमिक और द्वितीयक सेल की बात की। वैसे हमें दिखाई भी दे रहा है कि फायदेमंद या फायदे का सौदा क्या है, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल ठीक है सस्ते होते हैं, ये सस्ते होते हैं, लेकिन द्वितीयक सेल की जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है, चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो प्राथमिक सेल है वैसे हमें दिख भी रहा है, और इस सेल में दोष भी होते हैं। प्राथमिक सेल में दो मुख्य दोष होते हैं, स्थानीय क्रिया और ध्रुवण, ठीक है। स्थानीय क्रिया में क्या होता है कि अशुद्धियों के कारण, जो जिंक होता है उस पर कार्बन की अशुद्धियों के कारण धारा एक तरह से ये मान लीजिए लीक होने लगती है। छोटे छोटे सेल उस जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर ही बन जाते हैं। भाई अगर जैसे हम बात करते हैं कि सेल में होता क्या है, अगर मैं बात करूं सेल, इस सेल में इस तरह से एक पात्र होगा, इस पात्र के अंदर हम देखते हैं पात्र के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स बनाए हुए रहेंगे, ठीक है।
ये इलेक्ट्रोड्स की अगर मैं बात करूं, ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए इलेक्ट्रोड्स को कह देते हैं एनोड एंड कैथोड। ठीक है, और इनके बीच में हम देखते हैं ये बीच में विद्युत अपघट्य भरा हुआ रहता है। इलेक्ट्रोलाइट। अब जो मैं बात कर रहा था प्राथमिक सेल की, प्राथमिक सेल में क्या होता है कि इनके जो कैथोड और एनोड, इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। आप सेल पर देखते भी है ना, इस तरह से ये सेल बने हुए रहते हैं, एक तरफ प्लस लिखा हुआ रहता है, एक तरफ माइनस लिखा रखा है। वी क्या है, एनोड, और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड है। तो अगर मैं बात करूं प्राथमिक सेल के दोष, प्राथमिक सेल के दोष, तो इसमें हम देखते हैं, पहला तो मैंने जैसे बताया अभी, एक तो है स्थानीय क्रिया, इसमें जिंक के इलेक्ट्रोड पर कार्बन की अशुद्धि, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है इस पर कार्बन की अशुद्धि होने से क्या होता है, यहाँ पर कार्बन है और ये जिंक, और आसपास विद्युत अपघट्य भी है। यानी ऐसे मान लीजिए कि ये जिंक और ये कार्बन दो इलेक्ट्रोड्स के रूप में कार्य करने लग गए। ये खुद जिंक बना हुआ था और जिंक का इलेक्ट्रोड था, और इस पर ये क्या हो गए, कार्बन के कण। तो एक हो गया जिंक, हो गया एनोड, और कार्बन हो गया कैथोड, और पास में विद्युत अपघट्य भी है। यानी कुल मिलाकर ये सेल अभिक्रिया, इतने छोटे छोटे सेल यहीं पर बनने लग जाते हैं, छोटी छोटी धारा प्रवाह यहीं पर होने लग जाएगा, जिससे क्या होता है, बड़ा बड़ा सेल भी डिस्चार्ज होने लगता है। ये प्राथमिक सेल के दोष है। अब इसको रोकने के लिए क्या करें, तो क्या करो, ये जो अशुद्धि थी किसकी, कार्बन की, इसकी जगह पर क्या कर देते, अगर है भी कोई बात नहीं, उस पर क्या कर देते हैं, पारे या मरकरी का लेप कर देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं पारे मरकरी का लेप कर ठीक कर सकते हैं। तो पहला दोष था क्या, कि ये एक तो स्थानीय क्रिया होने लग गई, इसको थोड़ा सा अशुद्धि के कारण लिख दिया, पूरा लिख दिया, चलो इसको। ठीक है, और कैसे दूर कर सकते हैं, पारे या मरकरी का लेप कर इस जिंक वाले जो इलेक्ट्रोड है उस पर मरकरी का लेप करके इसको सुधारा जा सकता है। दूसरा, अगर पहला स्थानीय क्रिया हो गया, दूसरे की बात करते हैं अब कि दूसरा दोष वो ये है ध्रुवण क्रिया। इसमें एक बात लिखता हूं कि इलेक्ट्रोड पर
कॉपर के इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन की परत बन जाना। कैसे बनती है ये परत, ये भी बता देता हूं। अब यहां पर क्या होता है, जब सेल अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं। ये हाइड्रोजन आयन जाते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। अब वहां पर जाकर क्या होते हैं, वे इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं, जो कि धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड पर ही जमने लग जाती है। अब जब इस पर मान लिया, ऐसे मान सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन की परत जमने लग गई, तो धीरे धीरे जो इससे मुक्त पृष्ठ होती है वह भी क्या होती है, कम होने लग जाती है। और फिर ऐसे में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड की जो क्षमता होती है इसमें कमी आने लगती है, और कॉपर के इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन की परत बन जाने की वजह से धीरे धीरे सेल की क्षमता कम होने लगती है। अब इसको भी ठीक कर सकते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड या कॉपर सल्फेट का प्रयोग करके लिख सकते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड या लिख सकते हैं, ठीक है, या कॉपर सल्फेट का प्रयोग कर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो जाएगा। यानी जो हाइड्रोजन लगातार वहां पर मुक्त हो रही है, तुरंत ये ऑक्सीकारक होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजर होते हैं। ये क्या करेंगे, उस ऑक्सीकारक, ये उस हाइड्रोजन से क्रिया कर तुरंत क्या करेंगे, जल बना देंगे। तो इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन की परत नहीं जमती है, लंबे समय तक ये हमारा कार्य करता रहेगा। तो सेल की बात की, सेल के प्रकार देखे, सेल के दोष की भी बात कर ली। अब सेल के बाद एक बहुत बड़ा अनुप्रयोग ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे के नियम और इस पर आधारित विद्युत युक्तियों की हम बात कर लेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन इसकी मैं बात करूं क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको सुनना सबसे पहले। देखो, ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ये एक तार है, इससे जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी, यानी चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये बताया ऑर्स्टेड ने। एक दूसरे और साइंटिस्ट आए, ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने क्या किया कि ये दो चुंबक के ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चुंबक के द्विध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, इस दोनों चुंबकों के बीच में इन्होंने एक चालक कुंडली, यानी ऐसे माने ये कोई लोहे के या किसी भी धातु के चालक तार से कुल मिलाकर बनी हुई एक इस तरह से कोई संरचना थी। इन्होंने इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाया। अभी कोई धारा नहीं है, लेकिन जैसे ही गति करवाया तो इन्होंने देखा इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हुई। यानी यहां पर तो क्या देखा, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और यहां क्या देख रहे हैं, चुंबक के कारण या चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा आई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है।
और इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे ने दो नियम भी दिए। क्या? कि जैसे देखो, जब तक कोई भी कुंडली है, जैसे मैं यहां पर आगे एक और पेज में बनाकर बता देता हूं, जैसे ये कोई भी कुंडली मैं मान लेता हूं, जैसे हाथ में अपने हमारे कड़ा होता है ना, ठीक है, मेरे पेन नहीं रखा, नहीं तो उससे भी बताता मैं। तो ये मान लीजिए ये कोई वैसी गोल बिल्कुल बंद कुंडली है, जो हाथ में कड़ा पहनते हैं वैसा। अब इन्होंने जो उधर प्रयोग बताया उसको मैं सरलीकृत करके बता रहा हूं। देखो, वो इसके पास ये चुंबक लाते हैं या इससे दूर ले जाते हैं, तभी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अगर इसको रोक के रखो ना, गति नहीं करवाऊं, स्थिर पड़ी है, तो विद्युत धारा नहीं होगी। मतलब क्या भाई, इस कुंडली को या इस चुंबक को, गति किसकी भी हो भाई, तरबूज पर चाकू गिरे या चाकू पर तरबूज गिरे, कटना तो क्या है, तरबूज ही। सेम वैसे ही चाहे ये कुंडली गति करे चाहे ये चुंबक गति करे, विद्युत धारा तो इसके अंदर ही प्रवाहित होगी। अब देखो, इस कुंडली को अगर मैं दूर ले जाता हूं या पास लाता हूं, या फिर चुंबक को इसके पास लाता हूं या दूर ले जाता हूं, दोनों की गतियां संभव है। यहां पर इसको दूर ले जाऊं या इसको पास लाऊं, कुछ भी करूं, चारों कंडीशन में से कुछ भी करूं, इसमें धारा प्रवाहित होती है। लेकिन मैं इसके पास लाकर ये कुंडली इस चुंबक को या कुंडली को किसी की भी गति नहीं करवाऊं, तो मैं क्या देखता हूं, अब धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब क्या है, बस इसका ये सुने। देखो, जब तक ये चुंबक की बात करता हूं, इसके आसपास क्या चुंबकीय क्षेत्र है, तो जब ये इसके पास जाएगी यानी चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी। जैसे जैसे पास जाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा भाई, दूर जाते ही चुंबकीय क्षेत्र में कमी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर जब तक इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, चेंज होना चाहिए, चाहे वो चेंज कम हो रहा हो चाहे ज्यादा हो रहा हो, कुछ भी। पास आ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, दूर जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में कमी हो रही है। तो एक चीज होनी चाहिए, या तो पास आए या दूर जाए, कोई भी कंडीशन हो, वहां पर उससे संबंधित कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। जबकि हम यहां क्या देख रहे हैं, दोनों स्थिर है, यानी अभी ये इसके चुंबकीय क्षेत्र में है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है यहां पर, लेकिन क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है क्या समय के साथ? नहीं। यानी ये कुंडली स्थिर है, तो अब इसमें प्रेरित विद्युत धारा नहीं होगी। तो शर्त तो एक है कि चुंबकीय क्षेत्र में इस कुंडली की गति होनी चाहिए, और ऐसी गति हम देखते हैं जनरेटर में। जनरेटर में एक्चुअली होता क्या, ये इधर जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ये देखो इधर वाला डायग्राम, ये जनरेटर में यही होता है कि ये जो कॉइल होती है ना, इसको अपनी अक्ष पर घुमाते हैं। जैसे देख लो, मान लो ये मेरा हाथ जो है, इस इतने से हाथ से बता रहा हूं, ये मान लीजिए ये गोल गोल जो है, ये क्या है, कॉइल है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ, ये ब्लैक पेन से ये जो पॉइंटेड मार्क है, ये इस तरफ इधर से नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है चुंबकीय बल रेखाएं, यानी ये चुंबकीय बल रेखा है, ये कुंडली है। जब ये कुंडली इस पोजीशन में है, तो ये सारी चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर से गुजर रही है। कुंडली घूमकर इस तरह हो गई, देखो पहले तो इस तरफ थी, तो सारी चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर से जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर से जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस कुंडली को घुमाकर इस तरफ कर देता हूं, तो ये सारी चुंबकीय बल रेखाएं इधर साइड से ही गुजर रही हैं, साइड से ही गुजर रही हैं। तो कभी तो अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं, कभी न्यूनतम, यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। और जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तो इस कुंडली में धारा बहेगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। पहला नियम तो यही है कि जब इससे जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और वहां एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरा नियम कि भाई ये जितनी जल्दी से परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक बल भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी कुंडली धीरे धीरे घूम रही है, तो परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, तो धारा भी कम होगी। अगर ये कुंडली बहुत तेजी से घूम रही है,
तो उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर भी ज्यादा होगी और अब विद्युत धारा भी अधिक प्रवाहित होगी। तो ये ऑर्स्टेड, फैराडे के नियम इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ये डायग्राम्स केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है। आगे अगले पेज से लिख देता हूं कि ऑर्स्टेड ने सबसे पहले बताया कि धारावाही यानी जिसमें से धारा बह रही है, धारावाही चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, उत्पन्न होता है। ठीक है, और उसके बाद आए फैराडे साहब। फैराडे ने क्या बोला? फैराडे ने बताया कि जब किसी चालक कुंडली, कंडक्टर कॉइल, चालक कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में कुंडली में विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में धारा, प्रेरित विद्युत धारा लिख सकते हैं, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फैराडे ने बताया कि जब किसी चालक कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और यही क्या है? फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, प्रथम नियम। आगे बात करते हैं। दूसरा नियम आ जाता है क्या कि
कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स या फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड प्रेरित विद्युत वाहक बल या ईएमएफ के समानुपाती होती है। और ये हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का द्वितीय नियम। किस तरह से, चाहे मैंने कहा ना यहां पर मैंने प्रेरित विद्युत धारा नहीं बनाई क्योंकि धारा प्रवाहित, जब यहां गति होती है तभी प्रेरित विद्युत धारा यहां प्रवाहित होगी, जबकि यहां धारा प्रवाहित नहीं होती। और भी हमने बात की जिस तरह से ये कुंडली और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत बताया, इस पर आधारित युक्तियां, चाहे मैं मोटर की बात करूं चाहे मैं जनरेटर की बात करूं, जनरेटर और मोटर दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लिख सकते हैं विद्युत मोटर व जनरेटर दोनों ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की। अच्छा, अब एक बात यहां पर करें कि ये चुंबक इसके पास आती है कुंडली के पास, या कुंडली चुंबक के पास आती है, या दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, कुछ भी हो, लेकिन जो प्रेरित विद्युत धारा होती है, इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो होती है लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। जिसके अनुसार प्रेरित विद्युत धारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है
कि वह सदैव अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है, ठीक है। यानी देखो इसके पास क्या आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है, यानी ये नॉर्थ पोल जब इसके पास आए इस वजह से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई। अब ये विद्युत धारा की दिशा कैसी हो, यानी जब इसके पास नॉर्थ पोल आ रहा है, जब जैसे इसके पास नॉर्थ पोल आ रहा है, मान लिया ये चुंबक, इसका ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, ये नॉर्थ पोल इसके पास आए या ये कुंडली इसके पास जाए, कुछ भी, यानी नॉर्थ पोल पास आने की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हुई। अब ये विद्युत धारा इसमें इसकी दिशा इस प्रकार होगी कि ये नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध करे। अब हमें पता है कि नॉर्थ के पास अगर नॉर्थ आएगा तो वो उसका विरोध करेगा। समान समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ऐसे में क्या होगा, इसमें प्रवाहित धारा जो इस प्रकार होगी कि ये कुंडली नॉर्थ पोल, ये एन बनाया है मैंने, और यहां से ये धारा देख लो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी धारा कैसी प्रवाहित हुई, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल पास आ रहा है, ये खुद नॉर्थ पोल के समान कब व्यवहार करेगी, जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होती है। सेम इस तरह से अगर मैं बात करूं, ये नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, मान लिया ये साउथ, ये नॉर्थ इससे दूर जा रहा है, ये कुंडली है, और इस कुंडली में अब देखो मैंने कहा ना, पास आए या दूर जाए, धारा तो प्रवाहित होगी। अब ये धारा क्यों प्रवाहित हो रही, क्योंकि नॉर्थ दूर जा रहा है। अब ये धारा इस प्रकार उत्पन्न होगी कि ये इसके दूर जाने का विरोध करेगी, और दूर जाने का विरोध कब करेगी, जब ये इस दूर जाते हुए नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचे, और अपनी ओर खींचने के लिए इसको खुद को किस पोल के समान कार्य करना पड़ेगा, साउथ पोल के समान, क्योंकि विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये साउथ पोल का एस बना दिया, और धारा की दिशा देख लो किस तरह से आ रही है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, सेम इसी तरह से हम साउथ पोल के लिए भी बात कर सकते हैं कि जब नॉर्थ की बजाय अगर मैं साउथ पोल ले लूं पास में, और साउथ पोल इसके पास जा रहा है, तो ये साउथ पोल के अपने पास आने का विरोध कब कर पाएगी, जब ये खुद साउथ पोल के समान, यानी जब इसमें क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी, ये क्लॉकवाइज धारा। तो सुनना सीधा सीधा पूछ सकता है क्या, कि जब किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव किसी कुंडली के पास जाता है, तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसी होगी। ठीक है, तो साउथ पोल पास में जा रहा है, ये खुद किस तरह से बनेगी, इसका विरोध कब कर पाएगी, जब ये खुद साउथ पोल बन जाए। ये लो साउथ पोल बन गई, एस। ठीक है, साउथ को एस से दर्शा सकते हैं, ये एस बना दिया मैंने। और यही सेम अगर ये साउथ पोल इससे दूर जा रहा है, तो ये इस साउथ को दूर जाने से रोकने के लिए, यानी इसका विरोध करने के लिए खुद क्या बन जाएगी, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल के लिए जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ पोल यानी किस समान कार्य करेगा, नॉर्थ के समान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लेंज का नियम, फैराडे के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। और एक बात छोटी सी ट्रांसफॉर्मर के लिए बस इतना ध्यान रखना कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है केवल वोल्टता में चेंज करता है, वोल्टेज को कम या ज्यादा दोनों करने का काम कर सकता है ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ाता है उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, और जो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम करता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, केवल वोल्टेज में परिवर्तन करता है। तो इसी के साथ हमारे स्थिर विद्युत, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध और विद्युत धारा के एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग
आदि की सबकी बात होने के साथ ही ये टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद क्विज वगैरह जो भी ऐप में हैं प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्विज वहाँ पर मिल जाएंगे, टॉपिक से रिलेटेड क्विजेज अलग अलग लेवल के मिलते रहेंगे। तो साथ साथ पढ़ने के साथ साथ वो क्विज जो मिलते हैं ऐप में वो भी सॉल्व करते रहें ताकि प्रैक्टिस होती रहे। तो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।